चलिए, इस समय हम लोग पॉलिटी अर्थात सिविक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और सिविक्स में यदि आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को सबसे पहले सरकार के स्तर के बारे में बताया। अब सरकार के स्तर में अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में क्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो सर्वोच्च स्तर पर पूरे देश के लिए काम करने वाली जो सरकार है उसे राष्ट्रीय स्तर की सरकार बोला जाता है, या राष्ट्रीय सरकार, या उसे केंद्र सरकार भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को राज्य स्तर की सरकार के बारे में बताया, और राज्य स्तर की सरकार की बात करते हैं तो उसे राज्य सरकार भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो स्थानीय सरकार की बात की जाती है, या स्थानीय स्तर की सरकार की बात की जाती है, और जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन में यदि आप देखते हैं तो ग्रामीण लेवल पर यदि आप देखेंगे तो आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी, और अगर शहरी स्तर पर यदि आप देखेंगे तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की बात की जाती है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को ये भी बता दिया है राष्ट्रीय स्तर के सरकार के बारे में सारी जानकारी। अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर में यदि आप देखते हैं तो मैंने आपको विधायिका के बारे में बताया था, ठीक है, और कार्यपालिका के बारे में, और साथ ही साथ न्यायपालिका के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। और विधायिका के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो जिसे संसद के नाम से भी जाना जाता है, और संसद के बारे में भी मैंने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। और संसद में यदि आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को लोकसभा के बारे में बताया था। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को राज्यसभा के बारे में बताया था। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो मैंने आप सभी लोगों को राष्ट्रपति के बारे में भी बताया था। और आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो होने वाली है राज्य स्तर की सरकार के बारे में, अर्थात राज्य सरकार के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो जिस तरह से हमारे देश में केंद्र में, जिस तरह से अगर आप देखते हैं तो केंद्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो राज्य में भी आप देखेंगे तो विधायिका होती है। राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार की बात करते हैं तो यहां पर भी विधायिका है। और यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो विधायिका के साथ साथ यहां पर भी यदि आप देखेंगे तो कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो कार्यपालिका देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी न्यायपालिका आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो हमारे देश में न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि एकीकृत है। अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला पारित होता है तो वो लास्ट तक जाता है, या उसका डिसीजन एक तरह से अंतिम माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो जैसे केंद्र की विधायिका संसद का काम होता है कानून का निर्माण करना, वैसे ही अगर आप देखते हैं तो राज्य की भी विधायिका का काम होता है कि कानून का निर्माण करना। तो अगर कानून का निर्माण करने की बात करते हैं तो कानून के निर्माण करने का काम किसका होता है, तो कानून के निर्माण करने का काम होता है विधायिका का होता है। अब जैसे राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, यानी कि अगर आप देखते हैं तो जो राज्य की विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो सिर्फ उसी राज्य में लागू होता है जिस राज्य की विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। जैसे कि यहां पर यदि आप देखेंगे तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा। जैसे उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधायिका है, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की राज्य की जो विधायिका है अगर वो कोई कानून बनाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगी, और सॉरी उसका कानून उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा, किसी दूसरे राज्य में लागू नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधायिका की बात करते हैं, उसने एक कानून बनाया कि अब से क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है उत्तर प्रदेश के तो उसकी एज होनी चाहिए 25 साल। तो एक केवल और केवल उत्तर प्रदेश के ही जो निवासी हैं उनके ऊपर ही लागू होगा, किसी दूसरे राज्य के निवासियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर संसद कोई कानून बनाती है तो वो फिर पूरे देश में लागू होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो और चाहे वो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश के व्यक्ति हो। इसलिए कहा जाता है कि केंद्र के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वो भारत देश के नागरिकों पर लागू होता है,
और राज्य के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उस राज्य के निवासियों पर लागू होते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, केंद्र की विधायिका को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। तो राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है? विधान मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विधान मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि केंद्र की विधायिका को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। और राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है? विधान मंडल कहा जाता है। अब यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जिस तरह से केंद्र की विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो राज्य की भी विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। अब राज्य की विधायिका के द्वारा अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसे लागू करने का काम होता है राज्य सरकार के। किसका होता है? तो राज्य सरकार का काम होता है। एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कानून को लागू करने की बात की जाती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उत्तर प्रदेश के स्पेशल मतलब नौकरी में जाना चाहता है, जो उत्तर प्रदेश की सर्विसेज है, उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। तो इस कानून को कौन लागू करेगा? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। जैसे श्री आदित्य योगी नाथ जी की बात करते हैं, ठीक है, ये सरकार के मुखिया हैं, ठीक है, ये पूरा प्रधान माने गए हैं और इनके साथ मंत्री परिषद है। तो ये सब सरकार के एक हिस्से है या इन्हीं को कहा जाएगा सरकार है। ठीक है, और ये क्या करेंगे? अपने राज्य में इस कानून को लागू करेंगे। ठीक है, और अगर आप देखते हैं तो यहीं पर यदि आप देखते हैं तो बात की जाती है, हर राज्यों में क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है, तो अगर कोई राज्य का मामला होता है तो ज्यादातर अपने ही राज्य के मामले को अपने ही राज्य के हाई कोर्ट में ले जाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर राज्य के हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं, तब आप कहां जा सकते हैं? देश के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एक तरह से यदि आप देखते हैं, जिस तरह से केंद्र में विधायिका है, उसी तरह से यदि आप देखते हैं तो राज्य में भी विधायिका है। अब केंद्र की विधायिका को कहा जाता है संसद और राज्य की विधायिका को कहा जाता है विधान मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और सबका काम उसी तरह से है जैसे कि पहले वाले का काम मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर बात बदल जाती है थोड़ा से। आइए हम समझते हैं विधान मंडल के बारे में कि विधान मंडल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, संसद के निर्माण में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि संसद का निर्माण ऐसे होगा भैया, जब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होंगे, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो दो सदन होंगे और एक अभिन्न व्यक्ति, डिफरेंट पार्ट व्यक्ति होता है, वो मिलकर क्या करेगा? संसद का निर्माण करेगा। जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था संसद का निर्माण होगा भैया लोकसभा से, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा से, और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो जो संसद का अभिन्न अंग है वो है राष्ट्रपति है। बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अच्छा, यहां पर इस बात को गौर करिएगा, ये जो राष्ट्रपति होता है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। बस राष्ट्रपति केवल और केवल संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, डिफरेंट पार्ट माना जाता है, और एक तरह से इसका सदस्य नहीं माना जाता है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी प्रश्न ए बन जाए, क्या राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है क्या? आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वो संसद का एक डिफरेंट पार्ट माना जाता है, अर्थात अभिन्न अंग माना जाता है। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो विधान मंडल का निर्माण कैसे होता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। फिर तो विधान मंडल का निर्माण होता है, विधानसभा की बात की जाती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो विधान परिषद की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? विधान परिषद की बात की जाती है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वहां पर राज्यपाल होता है, और यहां पर यदि आप देखते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति होता है, यहां पर राज्यपाल होता है, जिसे गवर्नर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो गवर्नर कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे कि बात करते हैं, यहां पर इस बात को भी समझिएगा कि ये जो विधानमंडल की बात की जा रही है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मौजूद होते हैं,
ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ऐसे विधानमंडल को कहा जाता है द्विसदनीय व्यवस्था वाला विधानमंडल, या द्विसदनीय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विसदनीय कह सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा से कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे हमारे देश में क्या है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या है विधान परिषद है, नहीं तो बाकी सभी राज्यों में अगर आप देखते हैं तो केवल विधानसभा और राज्यपाल आपको दिखाई देंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में क्या है कि सभी राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है, केवल और केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। अच्छा, जिन राज्यों में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी मौजूद होंगे, उस राज्य को कहा जाता है कि वो द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, राज्यपाल और विधानसभा मौजूद है, ऐसे राज्य को माना जाएगा कि एक सदनी वाले राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? एक सदनी वाले राज्य हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा और संसद का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में बता दिया। संसद के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी फिर मैंने बता दिया। तो विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। अब जैसे कि बात करते हैं, हर राज्य में क्या है विधान परिषद नहीं है, तो क्या इसे विधानमंडल नहीं कहा जाएगा? तो कहा जाएगा। ठीक है, तो विधानमंडल तब भी कहा जाएगा चाहे वो विधान परिषद हो या ना हो। बस एक तरह से अगर आप देखते हैं तो एक सदनी वाला व्यवस्था कहा जाएगा जिस राज्य में ये चीजें मौजूद नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को जैसे कि बात करते हैं, मैंने आप लोगों को यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अब इस बात को समझिएगा, जैसे यहां पर विधानमंडल को आप देखिए, किसको देखिए? विधानमंडल को देखिए। और विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। कैसे? विधानसभा से और विधान परिषद से, ठीक है, और राज्यपाल से। संसद की बात करते हैं तो अगर आप देखते हैं तो संसद की बात करते हैं तो संसद में क्या है कि संसद का निर्माण कैसे होगा भैया? लोकसभा से और राज्यसभा से, राष्ट्रपति से। जो विशेषताएं आप देख रहे हैं लोकसभा में, वही विशेषताएं लगभग लगभग यदि आप देखेंगे तो विधानसभा में भी देखने को मिलेगी। तो जो विशेषताएं आप देखते हैं लोकसभा में, वही विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी कहां पर? विधानसभा में। जैसा कि बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, तो मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया था कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन कहा जाता है। और वैसे ही अगर आप देखते हैं तो इसे भी क्या कहा जाएगा? प्रथम सदन कहा जाएगा। देखिए, लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इसे भी निम्न सदन ही कहा जाता है। ठीक है, तो जो विशेषताएं मैंने बताया है कि लोकसभा में दिखाई देगी, वही विशेषताएं लगभग लगभग यदि आप देखेंगे तो विधानसभा में भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए तो आप सभी लोग बताइएगा। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहां पर भी वही कंडीशन होती है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। तो इसकी भी उम्र भैया 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी भी उम्र 25 साल होना चाहिए। बस बशर्ते इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनेगा उसे सांसद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा, अर्थात एमपीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एमपीज कहा जाएगा। और अगर आप देखते हैं तो जो विधानसभा का सदस्य बनता है उसे विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है महोदय?
उसे विधायक कहा जाता है। और विधायक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उपराणी पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भैया? पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी वही कंडीशन लागू होगी, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कोई सरकारी पद पर ना हो, यानी कि लाभ के पद पर ना हो, ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई लाभ के पद पर ना हो, और वही कंडीशन यहां पर भी आ जाएगी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा का भी जो कार्यकाल होता है महोदय, वो 5 वर्ष का ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। मतलब कार्यकाल है 5 साल का, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर सरकार सलाह देती है, और सरकार में अगर आप देखते हैं लोकसभा में तो सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? हमारे देश का राष्ट्रपति कर सकता है। किसके कहने पर? तो आप तो जानते ही हैं, जिस तरह से मैंने घर के एग्जाम्पल बताया था कि पिताजी हर काम वही करते हैं जो माताजी कहती हैं, और यहां पर भी वही कंडीशन है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो काम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद कहेगी, वही काम हमारे राष्ट्रपति महोदय करेंगे भैया। और इसीलिए अगर आप देखते हैं तो इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है महोदय? इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसी क्रम में यदि आप देखते हैं, जिस तरह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो विधानसभा को कौन भंग करेगा? और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि संसद के अभिन्न अंग में राष्ट्रपति माना जाता है, और विधानमंडल के अभिन्न अंग में कौन माना जाता है? राज्यपाल माना जाता है। तो यहां पर प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? तो हमारे राज्यपाल महोदय को मिलने चाहिए भैया, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राज्य का सर्वे सर्वा होता है, राज्य का प्रमुख होता है। और वो राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो राज्यपाल इसे भंग कर सकता है, लेकिन किसके कहने पर? तो मुख्यमंत्री के कहने पर ऐसा राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जैसा कि बात करते हैं, लोकसभा में एक पीठासीन अधिकारी होता है, और उस पीठासीन अधिकारी की बात करते हैं, उसे अध्यक्ष कहा जाता है। और उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो विधानसभा में भी पीठासीन अधिकारी होता है, और उस अधिकारी को क्या कहा जाता है? पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? एक तरह से अगर आप देखते हैं तो उसे भी अध्यक्ष ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यक्ष ही कहा जाता है। बस यहां का जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो अलग होगा भैया, और यहां का अध्यक्ष अलग होगा, क्योंकि ये राज्य की विधानसभा है। हर राज्य के विधानसभा में अगर आप देखते हैं तो हर राज्य की विधानसभा में अलग अलग अध्यक्ष होंगे, लेकिन लोकसभा में एक ही अध्यक्ष होगा जो पूरे भारत का कह सकते हैं प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं करता है। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि लोकसभा के बारे में, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो विधानसभा के बारे में भी मैंने समझा दिया। वैसे तो आज का हमारा डिस्कशन विधानसभा पर ही था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना विधानसभा पढ़ाते समय आप लोगों को लोकसभा एक बार फिर से बताते चलूं, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और आपकी थोड़ी सी पकड़ मजबूत हो जाए। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो विधानसभा और लोकसभा को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया लोकसभा के बारे में और विधानसभा के बारे में। तो याद रखिएगा, विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी उसके पास नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो जब वो सदस्य बनेगा तो उसे दो में से एक जगह की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। वैसे तो सरकारी नौकरी ही व्यक्ति छोड़ेगा, क्योंकि कोई सांसद बनेगा, विधायक बनेगा तो सरकारी नौकरी से ज्यादा पावर होती है सांसद और विधायक में होती है। ठीक है ना, चाचा विधायक हैं, फूफा विधायक हैं, जो भी आप कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, और विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति जो करेगा भंग वो प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा, और यहाँ पर राज्यपाल करेगा। जिस तरह से लोकसभा को अस्थायी सदन हमने कहा था, उसी तरह से हमें विधानसभा को भी क्या कहना पड़ेगा? अस्थायी सदस्य कहना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी समय से पहले भंग किया जा सकता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की बात करते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि लोकसभा का जो भी मेंबर होगा उसे सांसद कहा जाएगा, और राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसे अगर आप देखते हैं तो उसे क्या, सॉरी, जो विधानसभा का मेंबर होगा उसे क्या कहा जाएगा? विधायक कहा जाएगा, अर्थात एमएलए कहा जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में अपनी चीज को आगे बढ़ाते समय अब हम जानते हैं विधान परिषद के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? तो विधान परिषद के बारे में जानते हैं। आप लोगों को मैंने इसके पहले राज्यसभा के बारे में बताया था, तो वही विशेषताएं लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राज्यसभा में भी वही देखने को मिलेंगी। जिस तरह से आपने देखा लोकसभा की विशेषताएं किसमें मिल रही थी, तो अगर आप देखते हैं तो विधानसभा में मिल रही थी, उसी तरह से राज्यसभा की भी जो विशेषताएं होंगी वो विधान परिषद में देखने को मिलेंगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यहां पर बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं विधान परिषद में, लेकिन जितनी चीजें हमें पढ़ना है उतनी चीजें तो मिलेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं राज्यसभा को। मैंने आपको बताया था द्वितीय सदन के बारे में बताया था, अर्थात सेकेंड हाउस के बारे में मैंने बताया था, और विधान परिषद को भी आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए? द्वितीय सदन कह दीजिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा को फिर क्या कहा गया? उच्च सदन कहा गया। क्या कहा गया महोदय? उच्च सदन कहा गया। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी विधान परिषद को क्या कहिए? उच्च सदन कहिए। क्या कहिए? उच्च सदन कहिए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं, तो अगर कोई प्राणी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और उसी तरह से विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए वही बात है। सबसे पहली बात की जाती है व्यक्ति भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, और यहां पर भी नागरिक ही होना चाहिए भारत का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर यदि आप देखते हैं, अच्छा यहां पर एक और बातें मैं जोड़ देता हूं। यहां पर जो चुनाव होगा वो चुनाव होगा प्रत्यक्ष होगा। यहां पर चुनाव प्रत्यक्ष होगा, दोनों जगह पर जनता भी चुनेगी। ठीक है, जनता लोकसभा के सदस्यों को भी चुनेगी और विधान सभा के भी सदस्यों को ही जनता चुनेगी। ठीक है, तो यहां पर जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा, जिसमें डायरेक्ट क्या होगा कि एक तरह से जनता पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे तो जनता का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए भैया 30 वर्ष होनी चाहिए, और यहां पर भी उम्र चाहिए 30 वर्ष चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो क्या नहीं होना चाहिए? पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, जो कि आप समझ चुके हैं। तो यहां पर भी पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सरकारी यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है महोदय? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और विधान परिषद का भी कार्यकाल होता है महोदय 6 वर्ष होता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाते हैं, तो हर 2 वर्ष में क्या होता है? रिटायर्ड हो जाते हैं। और वही कंडीशन यहां पर भी फॉलो कर दीजिए, हर 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। अब यहां पर इस बात को समझिएगा, यानी कि हमेशा इसके सदस्य क्या होते रहते हैं? इन दोनों जगहों के सदस्य आते जाते रहते हैं। इसका मतलब यह है
कि ये जो विधानसभा है, सॉरी ये जो विधान परिषद है और राज्यसभा है, ये हमेशा कंटिन्यू चलते रहते हैं, क्योंकि इसके सदस्यों का आना जाना लगा रहता है। कभी 10 लोग खाली, कभी 10 सीट खाली हो गई, कभी 15 सीट खाली हो गई, कभी इतनी सीट खाली हो गई, कभी उतनी सीट खाली हो गई। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं तो यहां पर एक साथ सारे मेंबर के सीट, सॉरी सारे मेंबर के कार्यकाल खत्म होता है और सारे मेंबर एक साथ हटते हैं और सारे मेंबर एक साथ आते हैं। इसलिए उसे अस्थायी सदन कहा गया था, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, अपने अपने सभा को भंग कर सकते हैं। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति और ना ही राज्यपाल इसे भंग नहीं कर सकते हैं। इसे भंग नहीं किया जाने की वजह से इसे हमें स्थायी सदन कहना पड़ता है, क्योंकि इसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, ना तो यहां पर राज्यपाल के द्वारा अगर आप देखते हैं तो इसे भंग किया जा सकता है। दैट्स वाई इसे भी स्थायी सदन अर्थात परमानेंट बॉडी कहा जाता है। इसमें यदि आप देखते हैं तो 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति महोदय सीधे मनोनीत करते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा की बात करते हैं, खेल के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योगदान दिया होगा या अच्छा काम किया होगा, उनको एक तरह से 12 सदस्यों को सीधे राज्यसभा में भेजा जाता है। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो 1/6 सदस्यों की बात करते हैं, 1/6 की बात करते हैं भैया, तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। यहां पर भी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, लेकिन यहां पर लास्ट में क्या है, आंदोलन सहकारिता करके एक है, तो 6 चीजें यहां, 5 चीजें यहां पर भी हो जाती हैं। तो उसमें जिन्होंने विशेष योगदान दिया होगा उन्हें विधान परिषद में भेजा जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहां पर मैंने आपको राज्यसभा के बारे में भी समझा दिया और विधान परिषद के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब जनता का कोई लेना देना नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं अप्रत्यक्ष होगा महोदय। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहां पर जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा और यहां पर भी जो चुनाव होगा अगर आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है। अच्छा, इसके सदस्य को क्या कहा जाता है, इसके भी सदस्य को क्या कहा जाएगा, एमपीज कहा जाएगा। लेकिन उसके सदस्य को एमपीज ना कहकर, अर्थात इसे समझ लो सांसद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे सांसद कहा जाएगा। लेकिन इसके सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके सदस्य को क्या कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है, और इसके सदस्य को क्या कहा जाता है, एमपीज कहा जाता है। कुल मिलाकर संसद के जितने भी सदस्य होंगे उन्हें एमपीज कहा जाएगा, अर्थात सांसद कहा जाएगा। और इसके सदस्य की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। तो मैंने आज के विषय में सबसे पहले समझाया आप सभी लोगों को सरकार के स्तर के बारे में, कि हमारे देश में सरकार के लेवल को क्या अपनाया गया है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है, और जिसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया इसके पहले वाली क्लास में राष्ट्रीय स्तर के सरकार के बारे में। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आज मैंने आप सभी लोगों को बताया राष्ट्रीय स्तर के राजकीय स्तर के सरकार के बारे में बताया, और जिसमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बात की जाती है। और यहां पर यदि आप देखते हैं तो विधानमंडल के बारे में मैंने आपको समझाया, और विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद की बात की जाती है। ठीक है, चलिए जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को राष्ट्रपति के बारे में समझाया था, उसी तरह से आइए हम समझ लेते हैं राज्यपाल के बारे में भी। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल की जो बात की जाती है भैया, वो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्र का प्रमुख होता है। देखिए हर राज्य में एक राज्यपाल होता है हमारे देश में, लेकिन अगर क्या होता है कि मान लेते हैं किसी कारणवश क्या होता है, एक राज्यपाल किसी राज्य में नहीं रहता है, तो दूसरे राज्यपाल को उस राज्य का
कार्यभार सौंप दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के कार्यभार को देख सकता है, ठीक है। लेकिन सैलरी जब दी जाएगी तो जितने राज्यों का वो राज्यपाल होगा उतने राज्यों में सैलरी डिवाइड होकर उतने राज्य से उसके पास सैलरी पहुंचेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है बल्कि उनका निर्वाचन होता है। वो बाय द इलेक्शन अपने पद पर जाते हैं। लेकिन राज्यपाल के लिए नियुक्ति और निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बस सिंपल सी बात इतनी कही गई है या कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेगा या भारत सरकार करेगी। अब भारत सरकार में कौन आ जाता है? मेन आ जाता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं राज्यपाल के बारे में, ठीक है। कि राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत करता है। और राज्यपाल के पद के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बस केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बेचारा बना रहता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के खुशी पर निर्भर होता है। जब तक राष्ट्रपति को एक खुश करके रखता है तब तक राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? इसको उसके पद पर बने रहने देते हैं। और जिस दिन राष्ट्रपति को एक खुश नहीं करता है या जब खुश नहीं होते हैं किसी कारणवश तो राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को हटा देते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अच्छा, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये आखिर किस मॉडल के आधार पर हमने ऐसा किया है? तो हमने क्या किया है? कनाडा मॉडल के आधार पर ऐसा किया है। जिस तरह से कनाडा में क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसी तरह से भारत की बात करते हैं तो भारत में भी क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। ये देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करेगा, अपने पद पर बना रहेगा, कोई निश्चित कार्यकाल बेचारे का नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है और जिन आधारों पर उसे हटाया जा सकता है वे अभी संविधान में निर्धारित नहीं है। हमारे संविधान में इस बात की चर्चा नहीं की गई है, कहीं पर इस बात को नहीं लिखा गया है कि राज्यपाल को हटाना कैसे है, किन आधारों पर हटाना। आधार कुछ भी नहीं है, बस ये कहा गया है राष्ट्रपति के पर खुशी पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं महोदय। लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है भैया 5 वर्ष का होता है। अच्छा, इस बात को समझिएगा। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश का हेड करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सबसे ज्यादा मायने ये रखता है। तो जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है महोदय, हाई कोर्ट की बात करते हैं तो राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाती है। किसी कारणवश देखिए, कभी कभी क्या होता है, राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश क्या होता है, राज्यपाल का पद खाली हो जाता है। जब राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा तो राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा अर्थात हाई कोर्ट जो होगा उसके मुख्य न्यायाधीश जाकर उसके पद पर बैठेंगे। अगर वे नहीं है तो कोई सीनियर जज जाकर क्या करेंगे? उसके पद पर बैठकर कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए भैया? तो राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का उसे राज्यपाल अपॉइंट करना है। मान लो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आपको नहीं बनाया जाएगा, नहीं तो आप पूरे उत्तर प्रदेश को बेच खाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या किया जाएगा कि आपको दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। तो आपका पड़ोसी बिहार है तो बिहार चले जाइए, नहीं उत्तराखंड चले जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति, निर्वाचन, कार्यकाल के बारे में। अब जिस तरह से राष्ट्रपति के पास बहुत सारे काम होते हैं ना,
उसी तरह से हमारे राज्यपाल के पास भी बहुत सारे काम होते हैं बेचारे के, जो कि इसे भी करना पड़ता है। जैसा कि बात करते हैं, जिस तरह से राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्र के सारे काम किए जाते हैं, वैसे ही बिल पड़ता है इसके नाम पर कि एक तरह से राज्य के जितने भी काम होंगे वो सारे राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। राज्यपाल क्या करता है, कुछ लोगों की नियुक्ति करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है कि अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है, किसकी नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो राज्यपाल भी कुछ लोगों की नियुक्ति करता है। जैसा कि बात करते हैं, राज्यपाल जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आप सभी लोग, तो जैसे राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार। उसी तरह से राज्यपाल की बात करते हैं महोदय, तो राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। अच्छा, जो महाअधिवक्ता होता है और जो महान्यायवादी होता है, इन बेचारों की सैलरी फिक्स नहीं होती है, बस जितना काम करते हैं उतना ही पैसा दिया जाता है। ये पैसा अगर आप देखते हैं तो ये पैसा, जैसे राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल महाधिवक्ता को निर्धारित करता है उसे क्या मिलना चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है उसे क्या मिलना चाहिए, महान्यायवादी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल क्या करता है, राज्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बात करते हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की बात करते हैं, राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार से अगर जानकारी मांगता है तो अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं ना, उसका कुलाधिपति भी यही होता है, कौन, राज्यपाल ही होता है। इस बात को भी गौर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राज्यपाल ही सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, भैया राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्यपाल क्या करता है, 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में भेजता है। साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारिता आंदोलन की बात करते हैं और समाज सेवा में जिन्होंने विशेष योगदान दिया हो। ठीक है, अच्छा, मनोनीत की बात करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति क्या करता था, पहले लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, वैसे ही अगर आप देखते हैं तो राज्यपाल भी विधानसभा में विधानसभा में 1 लोगों को मनोनीत करता था। और अगर आप देखते हैं ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो विधानसभा में क्या होता, विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता था। तो आप किसको नियुक्त करते थे, दोनों मनोनीत करते थे, तो आंग्ल भारतीय समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 प्राणियों को भेजा जाता था, कहां पर, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। और विधानसभा में अगर आप देखते हैं तो 1 प्राणी को भेजा जाता था विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से, अर्थात एंग्लो इंडियन से, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो खत्म कर दिया गया है। अब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ऐसे प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जिस तरह से राष्ट्रपति के पास क्या होता है, कोई बिल जाता है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद उसे सिग्नेचर करना है नहीं करना है उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह से राज्यपाल के पास भी यही कंडीशन होती है कि किस बिल पर सिग्नेचर करना है नहीं करना है, या वापस कर देना है, या क्या नाम है, एक तरह से राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेना है, वो राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो राज्यपाल क्या करता है, राज्य के बजट को भी रखवाता है। तो विधानसभा में अगर आप देखते हैं तो राज्यपाल क्या करता है, बजट को रखवाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति क्या करता है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं लोकसभा या संसद में क्या होता है, बजट को रखवाता है, वैसे ही राज्यपाल भी विधानमंडल में बजट को रखवाता है। देखिए, राष्ट्रपति की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल भी क्या कर सकता है भैया, अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 113 के तहत है, और 123 के तहत है, और राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है।
अध्यादेश का मतलब होता है सीधे कानून लाना। जब क्या हो कि सदन ना चल रहे हो, तब क्या हो कि अगर कानून की जरूरत है तो ऐसा नहीं कि तुरंत सदन को बुलाया जाएगा, नहीं, कानून तुरंत लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आइए थोड़ा से हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है महोदय, और वो है, अगर आप देखते हैं तो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था, ठीक है। और अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में जब स्वतंत्रता हमें मिलती है तो उसके बाद यह हमारे लिए काम करती है, और हमारे लिए अस्तित्व में कब आती है? जनवरी 1950 में, अगर आप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, अर्थात गठन किया गया था, तब क्या हुआ था? उस समय 8 मेंबर इसमें थे। 8 मेंबर का मतलब ये हो जाता है, जिसमें से अगर आप देखते हैं तो एक सीजीआई था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद 7 अदर जजेस थे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखते हैं तो पहले कितने जज थे? 1950 के आसपास अगर आप देखते हैं टोटल मिलाकर 8 थे, और एक की बात करते हैं तो एक मुख्य न्यायाधीश था। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, अभी यहां पर वर्तमान में 34 जज हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजीआई है, सीजेआई है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो आर्टिकल 124 में प्रावधान किए गए हैं कि कम से कम वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो। क्या रहा हो भैया? हाई कोर्ट में एक तरह से जज रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष तक वो वकीली किया हो हाई कोर्ट में, ठीक है। और या तो राष्ट्रपति के नजर में एक अच्छा प्रतिष्ठित न्यायविद या एक तरह से कानून का जानकार हो, ठीक है, अच्छा जस्टिस व्यक्ति हो, तो फिर बात करते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जज की बात करते हैं तो इनका टाइम टेन्योर कितना होता है? 65 वर्ष, यानी कि ये अपने पद पर जब भी बैठेंगे तो 65 वर्ष तक ही इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उसके बाद इनका कार्यकाल नहीं रहेगा, 65 वर्ष के बाद ये हट जाएंगे अपने पद से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर इन्हें हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया चलती कहां से है महोदय? तो संसद से चलती है, अर्थात पार्लियामेंट से चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत में केवल एक ही है भैया, जो कि दिल्ली में स्थित है, लेकिन हाई कोर्ट जो है हमारे देश में वो 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थे? तो मीरा साहिबा फातिमा बीवी की बात करते हैं। तो मीरा साहिबा फातिमा बीवी जो थी भैया, वो अगर आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थे। और अगर आप देखते हैं व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति की बात करते हैं तो हीरालाल जेकानिया इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर मेल में पूछा जाता है, आप हीरालाल जेकानिया के बारे में बताएंगे। फीमेल के बारे में पूछा जाता है, आप बताएंगे किसके बारे में? मीरा साहिबा फातिमा बीवी के बारे में बताएंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं महोदय हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो संसद के पास यह अधिकार है कि संसद क्या कर सकती है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट बना दे। लेकिन अगर संसद को लगता है कि हर राज्य में हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे राज्य हैं, तो एक ही हाई कोर्ट के साथ 2 राज्यों को भी मर्ज कर सकती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि बात करते हैं, एक हाई कोर्ट 2 राज्यों की समस्याओं को सुन सकता है और समाधान भी दे सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ की बात करते हैं भैया, तो चंडीगढ़ में क्या है कि एक तरह से चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो पंजाब के भी मामले को देखता है, और अगर आप देखते हैं तो कहां के मामले को देखता है? हरियाणा के भी मामले को देखता है। इस बात को गौर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में अगर आप देखते हैं टोटल मिलाकर हमारे पास 25 हाई कोर्ट है भैया। सबसे पहले जो हाई कोर्ट बने थे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की बात करते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। अब जैसा कि बात करते हैं
हाई कोर्ट के जज की बात की जाती है भैया, तो हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल होता है 62 वर्ष होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो होता है वो अगर आप देखते हैं तो 62 वर्ष नहीं बल्कि 65 वर्ष होता है। अच्छा, हाई कोर्ट की बात करते हैं भैया, तो हाई कोर्ट के जजों को भी कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। जिस तरह से अगर आप देखते हैं तो हाई कोर्ट के जज के बाद अगर आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जैसे हटाया जा सकता है, वैसे हाई कोर्ट के भी जजों को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी के बारे में। ये जो महान्यायवादी है ना भैया, इसको ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार का विधिक अर्थात कानून सलाहकार या भारत सरकार का वकील होता है। अच्छा, हाई कोर्ट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसके बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की योग्यता होती है वही योग्यता इसके पास भी होना चाहिए, तभी वो भारत सरकार का क्या बन पाएगा? एक तरह से वकील बन पाएगा या भारत सरकार का विधिक सलाहकार बन पाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है हमारे देश का राष्ट्रपति करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू कि एक तरह से इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी लोग बताएंगे राष्ट्रपति क्या होता है, इसकी नियुक्ति करता है। अच्छा, एक बार अगर ये नियुक्त होता है तो जब तक सरकार रहती है तब तक इसका कार्यकाल बना रहता है, मतलब इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, इसकी सैलरी फिक्स नहीं है, इस सरकार के ही हिसाब से चलता है, सारा काम करता है, क्योंकि एक वकील की तरह काम करता है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके पास कुछ अधिकार हैं, जैसे अगर इसे क्या नाम है संसद में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में बैठना चाहे तो बैठ सकता है। अगर एक तरह से अगर आप देखते हैं अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। लेकिन किसी बिल की बात करते हैं तो किसी बिल की बात की जाती है, अगर कोई बिल पास फेल वाला है, उसमें वोटिंग की बात की जा रही है महोदय, तो वोट देने का अधिकार इसके पास नहीं है, तो वोट नहीं दे सकता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भैया। अब बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में। जिस तरह से महान्यायवादी होता है सरकार का केंद्र सरकार का क्या होता है कानून वकील होता है या विधिक सलाहकार, उसी तरह से अगर आप देखते हैं आप सभी लोग तो राज्य सरकार का भी विधिक सलाहकार या वकील होता है राज्य का महाधिवक्ता। बस इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा महोदय? इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अच्छा, अगर किसी को राज्य का महाअधिवक्ता बनना है तो उसके लिए भी वही एक तरह से वही योग्यता होनी चाहिए जो हाई कोर्ट की योग्यता, हाई कोर्ट के जजों की योग्यता होती है। तो याद रखिएगा, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अगर कोई महान्यायवादी बनना चाहता है तो उसको बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता लगती है, और अगर कोई राज्य का महाधिवक्ता बनना चाहता है तो उसके पास हाई कोर्ट के जज के योग्यता होनी चाहिए या उसके बराबर योग्यता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? मैंने बताया ही है कि राज्यपाल करेगा। ये भी विधान परिषद विधानसभा में बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं, जिसे सीएजी कहा जाता है। अब सीएजी की बात करते हैं भैया, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसकी नियुक्ति करता है, सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बस इसके बारे में ये याद रखिएगा। इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अगर 6 साल पहले हो गया तो इसका कार्यकाल कंप्लीट हो गया, 6 साल तो ये हट जाएगा, या 65 वर्ष, ऐसे समझिए। अगर कोई व्यक्ति 40 साल में सीएजी नियुक्त किया जाता है तो 6 साल बाद अर्थात 46 साल में उसे रिटायरमेंट ही मिल जाएगा भैया। और अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष में सीएजी बनता है तो 3 साल बाद वह 65 वर्ष का हो जाएगा और उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये रहा हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो राज्य स्तर के भी सरकार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले सेशन में आप जानने वाले हैं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में, ग्राम पंचायत, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो शहरी स्वशासन की बात की जाती है, अर्थात नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत की बात करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे।
आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।